हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हमारे साथ हैं, ही इज़ अ 476 वीज़ा होल्डर, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ जो चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं या जो चीज़ें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके कर ली हैं, डेफिनेटली वो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली जो उनकी एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हम स्ट्रेट अवे उनकी तरफ चलते हैं, उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इन शॉर्ट आपको पता चलता हूँ कि ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इनको ऑस्ट्रेलिया में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच अरसलान, हमें टाइम देने के लिए सबसे पहले तो। और कोशिश मैं कर रहा था कि मैं टाइम निकालूं, बट डेफिनेटली मुझे आइडिया है कि आपकी जॉब हो गई है जिसकी वजह से स्केड्यूल टफ था, टाइम निकालना मुश्किल था, बट फाइनली वी आर हेयर। तो ऑडियंस के लिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बता दें, आपकी एजुकेशन, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आपने अगर कोई काम किया है यहाँ पे आने से पहले, एंड देन फिर डेफिनेटली विल मूव ऑन टूवर्ड्स के आपने जो जॉब ली है उसका सारा प्रोसेस। क्योंकि जिस तरह आपने ग्रुप में मैसेज किया था, मैंने देखा देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एस्पेक्ट से चीज़ को कवर करूं, बट अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है दैट नीड टू बी फोकस्ड, तो प्लीज़ फील फ्री उस पर एम्फेसाइज कीजिएगा और उसको डिस्कस करिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आई हैव अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन एंड ऑफ नवंबर ऑन 476 वीज़ा एंड अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुए जैसे मुजाहिद भाई ने कहा। और आई एम डूइंग अ प्रोफेशनल जॉब और एज़ फार एज़ माई प्रायर एक्सपीरियंस इज़ रेलिवेंट। तो मैंने 3 कंपनीज़ में जॉब की है पाकिस्तान में। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मेरी जॉब हो गई और मेरी क्लास में आई थिंक सबसे पहले जॉब मेरी ही हुई थी। तो मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो उसमें फ़र्स्ट जॉब की फॉर 1 ईयर आई थिंक, और उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो मैंने कुछ 5.5 साल के स्पैन में 3 जॉब्स की हैं, 3 कंपनीज़ में जॉब की हैं, जिसमें सेकंड और थर्ड क्वाइट रेलिवेंट थी। अभी हम आ जाएंगे आपके वीज़ा की तरफ। आप 476 वीज़ा के ऊपर आए हैं, तो 476 वीज़ा को लेके जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बात चल रही है, इन्होंने कैपिंग की, फिर आप देर मूविंग टुवर्ड्स सीजिंग या फिर इसका कोटा एलोकेट हो जाएगा। तो मैं आपको वो पर्सपेक्टिव देता हूँ जो मुझे सुनने को मिलता है कि वो लोग लकी हैं जो 476 वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ चुकी हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के आपको देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा यार लकी था, ऑस्ट्रेलिया चला गया, लकी है, जॉब मिल गई। तो इस चीज़ को आप किस तरह इवेल्युएट करते हैं कि आप 476 वीज़ा होल्डर है, डेफिनेटली अभी जिस तरह कैपिंग लग गई लोग नहीं आ पा रहे, बट आप आ गए। तो उन लोगों के बारे में डेफिनेटली उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको किस हद तक आप सपोर्ट करते हैं या उसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर 476 वीज़ा ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा है, तो अगर आप किसी से बात करो कि वर्क वीज़ा निकालना है ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर कोई मुजाहिद भाई को फॉलो करता है, ही मस्ट बी नो कि ऑस्ट्रेलिया का कोई वर्क वीज़ा एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिर्फ ये एक सिंगल वर्क वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, जो पूरी इमिग्रेशन जो है वो देती है इंजीनियर्स को। ठीक है, तो पहले तो वर्क वीज़ा एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, अगर किसी को पता चलता है कि वर्क वीज़ा एग्जिस्ट नहीं करता और आपको मिल गया है, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रीशियस थिंग। लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करती क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और जब लोग यहाँ पे आते हैं, कोई भी आते हैं, मैं आया हूँ, तो आप यहाँ पर आके देखते हैं जो एक्सपेक्टेशंस आप लोग लेके आए थे वैसे चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे होते हैं, इवन इफ़ समवन इज़ ग्रेजुएटेड इन 2018 और 19, तो वो 4-5 साल हो गए, गैप आ गया, तो ही मस्ट बी डूइंग अ मैनेजर लेवल जॉब समवेयर इन पाकिस्तान। तो जब आप एक मैनेजर लेवल की जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो, और कुछ लोग SDOs भी हैं, अच्छे 17 ग्रेड की जॉब छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके एक तो पहली बात है कि आते साथ ही आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो ऐसे नहीं है कि आप आए हो और जॉब रेडी है। इवन आई नो सम फ्रेंड्स जो जॉब लेके आए हैं, लेकिन मोस्टली बहुत कम लोग ऐसे हैं, इफ़ आई डू द करेक्ट वन, आई थिंक 0.01% लोग ऐसे होंगे जो जॉब ले के पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ठीक है वीज़ा आ गया है, वर्क वीज़ा है, तो वो अपनी जो मामलात होते हैं उसको सेटल करते हैं और एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जॉब रेडी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है, और वो कोई ना कोई जॉब जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान वाली जॉब्स से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो फिर डेफिनेटली ये लोग सोचते हैं कि जो हम सोच के आए थे वैसे चीज़ें वर्क नहीं कर रही,
लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल जॉब्स की तरफ आपको जाना है, मिल जाती हैं। तो बस ये समझ लें कि जो स्टार्टिंग वाला एक थोड़ा सा स्पैन है वो हार्डशिप्स होती हैं थोड़ी, लेकिन अगर आप उसको क्रॉस कर दें तो आगे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो आपने काफ़ी हद तक मेरे उस सवाल का भी जवाब दे दिया कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे तो स्टार्ट में आपको कैसा लगा, हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट सेटल इनटू ऑस्ट्रेलिया, के यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट नॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा उसको कवर अप किया। एंड एज वी मूव अलॉन्ग, डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये है कि मैं लोगों से वो चीज़ शेयर आउट कर दूँ कि किस तरह आपने जो प्रोफेशनल जॉब सिक्योर की, कितना टाइम लगा, आप किस तरह जॉब अप्लाई करते थे, व्हाट इज़ द फॉलो प्रोसेस, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो मैं लोगों को पुश करता हूँ, बट डेफिनेटली मेरा पुश करना या एक उस बंदे का पुश करना या एक उस बंदे की जर्नी सुनना जिसने रिसेंटली ये चीज़ अचीव की है, सो डेफिनेटली हम उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब आप आए थे तो आपने आते ही अपनी प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो हंट करना स्टार्ट कर दी थी, या फिर आपने डेफिनेटली स्टार्ट में सेटल होता है बंदा फिर स्टार्ट करता है, और प्लस दूसरा जॉब मार्केट में कोई फर्क आपको नजर आया जब आप आए थे और आज करंट जो सिचुएशन उसमें कोई फर्क है जॉब मार्केट में? ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं जब आया यहाँ पे तो लकीली मेरे साथ एक चीज़ ये हुई कि मुझे आते ही एक जॉब मिल गई जो कि विच वाज नॉट प्रोफेशनल जॉब, लेकिन वो स्टिल दैट वाज अ वेरी हाईली पेड जॉब। तो आते ही वो मुझे जॉब मिल गई और आई हैव नॉट डन द उबर एट द बिगिनिंग। मेरा लाइसेंस भी नहीं आया था, वो भी आ रहा था, तो समहाउ आई मैनेज टू गो ट्रैवल टू द जॉब विद माई फ्रेंड इन अ कार। तो मेरे साथ एक चीज़ ये सॉर्ट हो गई कि मुझे आते ही जॉब मिल गई। तो उसके बाद फिर जब आप जॉब स्टार्ट कर लेते हो, जब आप कोई भी नया आता है तो उसमें काफ़ी एक पैशन होता है कि जॉब चाहिए, लेकिन जब आप कोई जॉब मिल जाती है, स्टार्ट कर लिया, पैसे आने लग जाते हैं, ठीक है, और आपके एक्सपेंसेस मैनेज होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा स्पार्क आपके अंदर कम हो जाता है। तो वो ही हुआ मेरे साथ भी, ऐसे कुछ हुआ कि तकरीबन पहला महीना जो है तो आई वॉज जस्ट गोइंग टू जॉब एंड कमिंग बैक टू होम, टेकिंग रेस्ट, गोइंग टू जॉब, कमिंग होम, टेकिंग रेस्ट, तो एक साइकिल जो है वो रिपीट होता है। तो जैसे ही फर्स्ट मंथ पास हुआ तो आई हैव रियलाइज्ड कि हमारा जो वीज़ा है दैट इज़ ऑफ 18 मंथ्स। और मेरा एक फ्रेंड है सिडनी में, उसने मुझे बताया था कि आप दिसंबर में क्यों आए हो, दिसंबर में जॉब्स नहीं मिलती, प्रोफेशनल जॉब्स। तो मैंने उसको कहा कि हाँ ठीक है, दिसंबर में नहीं मिलती, लेकिन जनवरी में ओपन हो जाएंगी। तो उसने मुझे कहा कि आपका एक एक दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 476 वीज़ा होल्डर के पास टोटल 18 महीने हैं, तो आपका एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये ना सोचो कि पहला महीना नहीं मिलेगा, चलो दूसरे महीने मिल जाएगी, तो आपने गलत डिसीजन लिया। तो वो बातें भी जेन में चल रही थी, और जैसे ही पहला महीना पास हो गया तो बाकी रह गए 17 महीने। तो अक्सर हम पाकिस्तान में इस तरह की बातें किया करते हैं कि 2 साल गुजर के पता ही नहीं चलिया, 5 साल गुजर के पता ही नहीं चलिया। तो ऐसे ही होता है, 18 महीने बहुत कोई लॉन्ग स्पैन नहीं होता। तो जैसे पाकिस्तान में 10-10 साल 20-20 साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता चीज़ों का। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये 18 महीने भी जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा माइंड खनका कि अभी जो है कुछ करना है, अभी जो जिस मकसद के लिए हम जहाँ पे आए हैं उसको पूरा करना है। द फर्स्ट डे ऑफ अ नेक्स्ट मंथ मैंने अपने फ्रेंड को, जो कि मेरा बहुत पुराना 8-9 साल पुराना दोस्त है, उसको मैंने बता दिया कि यार नेक्स्ट मंथ जो है ना, मैं यहाँ पे नहीं आने वाला, ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये मैं नहीं करने वाला, मैं एक प्रोफेशनल जॉब करने वाला हूँ। तो वो कहता कि क्या तुझे मिल गई है, कोई इंटरव्यूज चल रहे हैं? मैंने कहा यार नहीं, कोई मिली नहीं है, लेकिन मैंने इरादा बना लिया, मैंने नियत कर ली है कि भाई नेक्स्ट मंथ से मैंने ये जॉब नहीं करनी, मैंने प्रोफेशनल जॉब करनी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप किसी चीज़ की नियत कर लो, इरादा कर लो, ठीक है। उस टाइम कोई लीड नहीं थी, कोई इंटरव्यूज़ नहीं थे, तो मैंने बस सबसे पहले इरादा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि स्टार्ट कर दिया अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो जैसे जैसे मैंने अप्लाई किया, उसमें फर्स्ट वीक में मुझे 2 लीड्स मिली, जिसमें एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, तो उसकी कंपनी में जॉब आई, तो मैंने उससे बात की, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें पता चली। फिर एक जॉब थी जहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन वो जो जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो मेरी एक्सपीरियंस के साथ 100% या मैं कहता हूँ कि 200% मैच कर रही थी। तो मैंने उसको फुल पोटेंशियल के साथ अप्लाई किया। तो इन 2 जॉब्स में मुझे जॉब नहीं मिली, लेकिन मुझे इन 2 जॉब से बहुत सारी चीज़ें पता चली कि यहाँ पे जॉब मार्केट वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो 30 डेज़ का स्पैन रहा, उसमें मैंने कोई 50-60 जॉब्स में भी आई हैव अप्लाइड।
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली जॉब मार्केट के हवाले से, जो कि मैं अभी ब्रीफ भी कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो अगर 100 जॉब्स आ रही हैं, अगर एक मंथ में या एक वीक में 100 जॉब्स पोस्ट हो रही हैं, तो वो 100 की 100 जॉब्स रियल नहीं होती, ठीक है। कुछ में इंटरनल हायरिंग होगी। इंटरनल हायरिंग मतलब कि कंपनी ने कोई टेक्नीशियन को मे बी या कोई ट्रेडी को अपग्रेड करना है, प्रमोट करना है इंजीनियर की पोस्ट के अंदर, और वो एडवर्टीज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रूल्स के मुताबिक रहें। कल को कोई पूछे तो बता सकें हाँ हमने एडवर्टीज़ की थी, हमने ऑन मेरिट इंडक्शन किए, ठीक है। तो पहले इंटरनल हायरिंग ये होती है। इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स अ प्रोसीजर। तो अच्छा, फिर दूसरी चीज़ एक होती है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है कि मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और एक जॉब पोस्ट होती है मेरी कंपनी में, और उस जॉब की जेडी मेरे किसी फ्रेंड के साथ या मेरे कज़न के साथ मैच करती है उसके एक्सपीरियंस के साथ, तो मैं उसको रेफ़र कर दूंगा, वो जॉब उसकी हो जाएगी। तो वो होगी रेफरेंस वाली जॉब, ठीक है। उसमें भी जॉब तो पोस्ट हुई है, लिंक्डइन पे, सीक पे, हर जगह पोस्ट हो रही है, लेकिन बंदा अंदर से जा रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ रिक्रूटर और कुछ एम्प्लॉयर्स जो है वो जॉब्स पोस्ट करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट, कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, उनका एक्सपीरियंसेस क्या है, सीवीज कलेक्ट करने के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो वो भी जॉब अगर आप में से कोई इंजीनियर अप्लाई करेगा तो उसको नहीं मिलेगी डेफिनेटली। तो फिर इनको सबको हटा के फिर आती है रियल जॉब। रियल जॉब मतलब वो जॉब जिसपे ओपनली इन्होंने मेरिट बेस पे सीवीज कलेक्ट करनी है, इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं और इंडक्शन करनी है, ठीक है। तो अगर मैं टू बी करेक्ट, अगर 100 जॉब्स हैं तो आप ये मान के चलें कि 100 में से 10 जो हैं वो रियल जॉब्स होने वाली हैं, और 90 जो जॉब्स हैं वो यही इंटरनल हायरिंग रेफरेंस और वगैरह होने वाला है। तो वो जो 10 जॉब्स हैं 100 में से जो रियल हैं, अब उन जॉब्स की जेडी पे लिखा नहीं हुआ कि ये रियल हैं या अनरियल है। जेडी तो सब सेम है, सब एक जैसी हैं, सब जॉब सेम पोस्ट होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको 100 की 100 जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। 100 में से 90 रिजेक्ट हो जाएंगी, 10 जो है वो आगे प्रोसीड होंगी। तो इसमें हुआ ये कि जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे साथ एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरे एक दो दोस्त यहाँ पे पहले से थे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यार आप यहाँ पे 3-4 महीने पहले आए हो, तो आप ये वगैरह वगैरह काम कर रहे हो, कुछ लोग ऊबर कर रहे थे, कुछ और जॉब्स कर रहे थे। तो मैंने कहा आपने जॉब्स क्यों नहीं ली यहाँ पे, प्रोफेशनल जॉब क्यों नहीं ली, आप इंजीनियर हो। तो उन्होंने कहा कि यार इंजीनियर को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। स्ट्रेट अवे उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी इंजीनियर को जॉब यहाँ पे नहीं मिलती until you have PR, ठीक है, और until you have done a lot of courses here, शॉर्ट कोर्सेज जो जिसमें PLC के कुछ स्काडा DCS के कोर्सेज हैं, या अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे जाएं तो उसमें भी काफ़ी सारे हैं, सिविल में काफ़ी हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार जॉब नहीं मिलती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मुझे ट्राई तो करना है। और मैंने उनके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं किया कि जॉब नहीं मिलती, मुझे लगा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो उसकी असल में आपको रीज़न बताता हूँ। वो जो लोग ये बात कह रहे होते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक जॉब मैंने शुरू में अप्लाई की थी जिसकी जेडी मेरे एक्सपीरियंस के साथ 200% मैच कर रही थी। मैंने अप्लाई किया, वो जॉब मुझे नहीं मिली। अब असूली तौर पे ये होना चाहिए कि मैंने जब अप्लाई किया मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे ये सोचना चाहिए कि यार ये मेरे साथ मैच कर रही थी, मुझे ये नहीं मिली है, इसका मतलब ये है कि जॉब नहीं देते इंजीनियर्स को, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को। एक रास्ता इस तरफ निकलता है, दूसरा रास्ता इस तरफ निकला, मैंने ये सोच लिया कि ये इंटरनल हायरिंग है, ठीक है। तो आगे आपका माइंड है, आपने पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है। तो मैंने पॉजिटिव सोचा कि ये इंटरनल हायरिंग है। अगर ये मैं ये सोचता कि जॉब नहीं देते पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, तो मैं भी आज उन लोगों में से होता है जो ये कॉन्सेप्ट बना के बैठे हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियर को जॉब देते नहीं है। तो लोग ऐसे ही करते हैं, लोग आके 1-2 जॉब्स अप्लाई करते हैं, वो रियल जॉब्स होती नहीं है, वो होती है इंटरनल हायरिंग या रेफरेंस वाली। वो नहीं मिलती तो वो ये अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि देते ही नहीं है जॉब्स। तो वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है, या बहुत कुछ लोग पहुँचे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं इस चीज़ को समझने में कि 100 की 100 जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए नहीं है। 10 जॉब्स रियल होंगी जो कि देंगे, नॉट इवन पाकिस्तानी इंजीनियर्स, जो लोग यहाँ से भी इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, विक्टोरिया, डिकन, RMIT, तो उनको भी वो जॉब्स डेफिनेटली नहीं मिलने वाली अगर इंटरनल हायरिंग है या रेफरेंस है। तो आपको सारी जॉब्स अप्लाई करनी है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जॉब यहाँ पे अप्लाई कैसे करनी है, CV कैसी होनी चाहिए, कवर लेटर कैसा होना चाहिए, उसमें फिर हमने मैं और मेरे फ्रेंड ने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें। उसमें फिर CV को हमने रिफ़ाइन किया, जिसमें हमने कुछ एजेंसीज की भी सर्विसेज ली,
उसमें वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो बना के दे रहे थे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी चीज़ के ऊपर खुद मेहनत करें, ठीक है, बजाय किसी एजेंसी के पास जाने के। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मे बी आप किसी की सर्विस लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपनी चीज़ को खुद रिफाइन करें। तो हमने अपनी सीवी को रिफाइन किया। फिर दूसरी बात है कवर लेटर। तो पाकिस्तान में भी कवर लेटर बनाना सिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कवर लेटर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ पे कवर लेटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना रेज्यूमे इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कवर लेटर। कोई 900 में से 1% ऐसी कंपनीज होंगी जिनको कवर लेटर मैटर नहीं करता, 99% को मैटर करता है। तो वी हैव लर्नड कि कैसे सीवी कैसी होनी चाहिए, कवर लेटर कैसा होना चाहिए, रिफाइन करके, और फिर सही तरीके से हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फिर होता ये है कि अगर एक जॉब पोस्ट हुई है, उसका कवर लेटर बनाने में आपके मे बी 1 घंटा जा रहा हो, शुरू में 2 घंटे 6 घंटे जा रहे हो, लेकिन जब आप एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हो आपकी वो फिंगर टिप्स पे आ जाता है। तो फिर आप मे बी वो 5 मिनट में कवर लेटर तैयार कर रहे होगे, रेज्यूमे 10 मिनट में तैयार कर रहे होगे, और 15 मिनट में एक जॉब अप्लाई कर रहे होगे। तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर एक जॉब ओपन हुई है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई सीवी लेके जाता है, तो वहाँ पे 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाले लोग आए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 5 साल वाली जॉब पोस्ट हुई है, उनको 5 इंजीनियर्स चाहिए, तो 5 साल एक्सपीरियंस वाले 2 लोग गए होंगे, कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस वाला गया होगा, और ज़्यादातर फ्रेश ग्रेजुएट्स गए होंगे। तो ये एक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाना चाहिए इंजीनियर्स को, जो एक्सपीरियंस, स्पेशली वो जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं पाकिस्तान से। आपने बीच में 2-3 बातें की जिसके बारे में डेफिनेटली मैं बात करना चाहूँगा। उसमें एक चीज़ है, आपने कहा कि जब मैंने स्टार्ट में जॉब्स अप्लाई करना शुरू की तो रिजेक्शंस आई। तो जब बंदे को रिजेक्शन मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं भी अप्लाई करूँगा, मुझे रिजेक्शन आएगी, मैं कहूँगा यार रिजेक्शन आ गई है, अब मैं क्यों अप्लाई करूँ, मैं अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ। उसका आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैंने उसको अदर वे अराउंड लिया कि शायद इंटरनल हायरिंग है या शायद कोई रेफरेंस की जॉब थी तभी मुझे नहीं मिली। बट अदर देन दिस कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको मोटिवेटेड रखा कि यार मैंने जॉब अप्लाई करनी है, मैंने प्रोफेशनल जॉब लेनी है। क्योंकि ये बात तो मुझे समझ आ गई कि जब आप प्रोफेशनल जॉब्स अप्लाई कर रहे थे तो डेफिनेटली आप उस टाइम ऊबर नहीं कर रहे होंगे। तो अगर आप ऊबर नहीं कर रहे थे तो आप अपनी इनकम सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो ये जो बैलेंस ऑफ आपका इनकम था या बैलेंस ऑफ अप्लाइंग फॉर द जॉब्स था, ये आपने किस तरह मेंटेन किया, इस किस तरह उस चीज़ ने आपको मोटिवेटेड रखा कि मैंने अप्लाई करना है और मैंने ऊबर पे जो है वो फोकस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात बहुत फेमस है कि आप जहाँ पे रहते हो आप उसके जैसे ही हो जाते हो, ठीक है। ये बड़ी फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ जो कि ऊबर कर रहे होते हैं, तो उन लोगों का भी माइंड सेट हो जाता है कि ऊबर करनी है। कुछ सिक्योरिटी वालों के साथ रहते हैं तो वो भी सिक्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज़ जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरा फ्रेंड है हु इज़ आल्सो ऑन 476 वीज़ा, तो वो भी मेरे से 10 दिन पहले आया था, ठीक है। और उसके अंदर था कि मैंने जॉब करनी है, और मेरे अंदर भी था। तो हम दोनों थ्रू आउट अ डे आफ्टर जॉब डिस्कस करते थे कि हमने जॉब करनी है, और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम ये कर रहे हैं और यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका अब यहाँ पे फेलियर आ गया, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि हम दोनों को रात को नींद नहीं आती थी, बहुत हम कम सोते थे, यही सोचते हुए कि जॉब कैसे चाहिए। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कोई ऐसे लोगों के साथ रह रहा होता जो सारे ऊबर कर रहे होते, तो उन्होंने कहना था जॉब शॉब कुछ नहीं है, ऊबर करो और दैट्स इट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ पे आओ, कोशिश करो कि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ रहो, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि मोटिवेटेड हैं जॉब करने के लिए। तो मैंने उसको पुश किया, उसने मुझे पुश किया। इन दी एंड हुआ ये कि उसकी मेरी जॉब हो गई और उसके 2 दिन बाद उसकी जॉब हो गई, उन दोनों की इकट्ठी जॉब हो गई। तो एक बड़ा अच्छा कहावत है, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आप एक चीज़ को पुश करोगे वो आपको पुश करेगी, और दोनों का साइकिल जो है वो चल जाएगा। तो ये एक चीज़ मोटिवेशन मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, डेफिनेटली मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने जब यहाँ पे जो प्रीवियस इंजीनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो उससे बात की, तो उन्होंने कहा आपकी जॉब के काफ़ी हाई चांसेस हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जिन लोगों के अभी उनको वीज़ा मिला है, वो आ गए हैं, या जो कुछ एक्सपीरियंस लेके हैं, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। अगर पाकिस्तान में आपको वीज़ा आ गया है 476, ठीक है, और आपको एक अच्छा खासा टाइम देते हैं, वो तकरीबन आई थिंक 1 साल का टाइम देती है गवर्नमेंट कि आप 1 साल के अंदर मूव कर सकते हो। तो लोग ये करते हैं, जो मैंने भी ये किया, कि हम लोग अपने जो मामलात हैं उनको कवर करते हैं और हम फिर रवानगी की तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें। यहाँ पे आके फिर चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होंगी और आपका पूरा 1.5 साल जो है ये ज़ाया हो जाएगा।
लिटरली, ठीक है। तो आपका बजाय आप इसके आप वहाँ पे कुछ मेहनत करके आए, वो चीज़ें ये हैं कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और उसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी का 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और 6 महीने वो और कर लेगा, 3 साल का हो जाएगा, दैट्स गुड। आप अपनी 6 मंथ कंप्लीट करें फिर आप आएँ। या अगर आप कोई जॉब शॉब नहीं कर रहे, जैसे अभी बहुत सारे लोग अभी ग्रेजुएट हुए थे और वीज़ाज आ गए, तो आप लोगों ने ये करना है कि आप देखें कि कौन सा कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे आगे जॉब लेने में हेल्प कर सकता है। आप वो सर्टिफिकेशन, वो कोर्स वहाँ पे करके हैं। सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज़ द स्किल्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो DCS SCADA ये कोर्स है जो अगर आप ऑटोमेशन की फील्ड में हो, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाली फील्ड में तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि बहुत हाई इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं। तो वो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स आपसे मैक्सिमम 50-60 हज़ार चार्ज कर लेंगे और वो 50-60 थाउजेंड चार्ज करके आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ दे देते हैं, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे आगे चेक करो तो यहाँ पे एक बेसिक से कोर्स का $1,600 है जो कि 3 लाख पाकिस्तानी बनता है। तो आप वो कोर्स वहाँ पे करके आओ, करके आने के बाद फिर यहाँ पे लाइसेंसेस होते हैं या फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप आके एग्ज़ाम दोगे तो दैट कॉस्ट यू मे बी $300 to $400, ठीक है। तो वो $300-400 जो आपने दिया है वो आपने उसमें उसका क्या होगा, आपको एग्ज़ाम आपने देना होगा। कोर्स आपने वहाँ से किया, यहाँ पे आगे एग्ज़ाम दिया, तो आपको यहाँ से लाइसेंस मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया से कि मैं एक SCADA का सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। या फिर आपको एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, या लाइसेंस है या सर्टिफिकेट है। तो दोनों ही आपके लिए फ़ायदे हैं। लोकल स्टडी एंड लोकल एक्सपीरियंस जो है दोनों यहाँ पे बहुत फ़ायदा देते हैं। तो एक तो ये चीज़ करके हैं, और दूसरा जो लोग एक्सपीरियंस करके आए हैं, या मैं कहना चाहूँगा जो लोग ग्रेजुएट हैं और देख रहे हैं टू शिफ्ट अब्रॉड, अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप कोशिश करें आप टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में अपने काम करें। तो ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी कॉल सर्विस सेंटर्स या बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको सैलरीज एक इंजीनियरिंग जॉब से ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। आप अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो एक लायबिलिटी है ना किसी कंपनी के लिए। तो मैं अगर एज ए फ्रेश ग्रेजुएट किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मैं उनके लिए लायबिलिटी हूँ। अगर वो मुझे कम पे कर रहे हैं, लाइक आज के दौर में अगर मुझे 20,000 पे कर रहे हैं, विच इज़ नथिंग फॉर एन इंजीनियर जॉब, लेकिन वो अगर वो मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं, मेरे स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड। तो लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि वो एक लर्निंग जॉब में नहीं जाएंगे, वो कोई कॉल सेंटर में जॉब कर लेंगे जहाँ पे सैलरीज 80,000 to 1 लाख भी मिल जाती है एक फ्रेश ग्रेजुएट को। तो लेकिन वो अल्टीमेटली विद टाइम जो है वो एक्सपीरियंस आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, अगर आप पाकिस्तान में हो या बेशक आप अब्रॉड में हो, ठीक है। टेक्निकल जो आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है, जो टेक्निकल नॉलेज आपको उसके बाद मिलने वाला है कंपैरेटिवली, वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आप कोई ग्रेजुएट्स हैं वो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में इस तरह की जॉब्स करें, और उसके बाद फिर वो जब उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जब आप स्विच करते हो कंपनी, बिलीव मी 3x 4x 5x इवन 10x तक भी आपकी सैलरीज हो जाती हैं जब आप कंपनी स्विच करते हो आफ्टर गेटिंग द टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। तो एक तो ये है जो इंजीनियर्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। फिर जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आए हैं वो अपना स्पेशली टाइम वेस्ट ना करें, वो अपनी जॉब्स को अप्लाई करें, ठीक है। और इसके अलावा मुजाहिद भाई ने उबर वगैरह की बात की, तो थोड़ा सा ना इसको कह लेंगे एक सिलेबस कह लें, या एक अभी हम सारे मैच्योर लोग हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको खुद बना लेनी चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपने नहीं बनाई, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो अगर आप इसको एक सिलेबस की तरह देखो, जैसे स्कूल में सिलेबस मिलता है, आपने ये पहले करना है, फिर पहले ये करना है, फिर ये करना है, तो यहाँ पे आने का सिलेबस ये है कि पहले तो आप अगर आए हो, आप कोशिश करो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स पे ये भी मैटर करता है कि आपके पास फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। आप सबसे पहले वो बनवा लें। फिर उबर एक ऑप्शन है, आते साथ ही आप उबर स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपके एक्सपेंसेस मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस मैंने फेस किए हैं वो अगर आप नॉर्मल करते हो तो जो कि आपको करने चाहिए स्टार्ट में, तो $1,500 से लेके $2,200 $2,300 तक आपके मंथली एक्सपेंसेस जाते हैं एक सिंगल पर्सन के, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप अब ये $2,000 का अगर फॉर एग्जांपल एक्सपेंस है, और आप अगर उबर कर रहे हो, उबर में लोग यहाँ पे कम से कम $150 भी दिन का बनाते हैं, तो $150 मीन्स $4,500 अ मंथ, अगर आप सैटरडे संडे ऑफ नहीं ले रहे
तो $4,500 आप बना रहे हो, उसके अंदर से $2,000 आपका एक्सपेंस है, स्टिल यू आर सेविंग $2,500 विच इज़ अ बिग अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनी है वो एक मजबूरी है, लेकिन वो एक ट्रैप भी है। तो पैसे के ट्रैप में नहीं पड़ना, आपने आना है। आप थोड़ा सिलेबस समझ लें, आओ आके उबर करो। अच्छा, उबर के बारे में थोड़ा मैं मजीद बात करता हूँ कि उबर आपने कब कब करनी है। उबर ज़रूरी नहीं, उबर कोई भी डिलीवरी कंपनी है, डोरडैश है, और भी बहुत सारी मैनुअल वगैरह हैं। तो कोई भी इस तरह की जॉब आपने, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब्स होती हैं, तो इसमें आपने ये तब करनी है जब तक आपके पास कोई और अच्छी और जॉब नहीं है। ठीक है, तब तक आपने उबर करनी है। अगर जैसे ही आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, कोई और जॉब, कोई भी जैसे मैंने बहुत सारी एडवर्टीज की हुई, जैसे फोर्क लिफ्ट का है, और भी बहुत सारी ऐसी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको कोई वेयर हाउस में या कोई फोर्क लिफ्ट की जॉब मिल गई है, तो लोग यहाँ पे यही करते हैं कि उनको कोई जब जॉब मिल जाती है मॉर्निंग में वो वाली जॉब करते हैं और इवनिंग में उबर कर रहे थे। तो स्टिल यू आर चेजिंग मनी, नॉट प्रोफेशनल जॉब। ठीक है, तो इट्स मनी इज अ ट्रैप। तो आपको पहले तो उबर तब तक करनी है जब तक और जॉब नहीं होगी। जब आपकी और जॉब हो गई है तो आप उबर को या डिलीवरी जॉब को आप उस वहाँ से रेडिकेट कर दो। फिर विद द टाइम इवेंचुअली अगर आपकी प्रोफेशनल जॉब्स आपको मिल गई हैं, उसके बाद जाके आपको वीकेंड्स पे अगर टाइम मिल रहा है तो उसमें आप ये सर्विसेज देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से है कि आप आओ, आके उबर ज्वाइन कर लो एट द फर्स्ट, अगर आपको आते ही जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, फिर आप अपनी जॉब करो। जॉब और इसमें डिफरेंस ये है कि जॉब में आप कम घंटे दे के अच्छे पैसे बना लेते हो उसके जितने ही, लेकिन आपका बाकी टाइम बच जाता है। टाइम इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मुझे कोई जॉब मिल जाती है जो 8 घंटे की है, मैंने जाना है, करना है, आ गया, आने जाने का 1 घंटा लग गया, 9 घंटे हो गए। तो स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ आवर्स इन अ डे। तो आपको कम से कम दिन में 7-8 घंटे रखने हैं प्रोफेशनल जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो आओ उबर करो, उबर से फिर आपने और जॉब ली, उबर साइड पे हट गई, और जॉब आ गई, और जॉब के साथ आपके जो घंटे हैं वो आप यूटिलाइज कर रहे हो प्रोफेशनल जॉब सिक्योर करने के लिए। जैसे आपकी प्रोफेशनल जॉब हो गई, आपने और जॉब साइड पे हटाई, आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो। तो ये एक बेसिक सिलेबस है जो आप लोगों को फॉलो करना है। रादर यहाँ पे लोग आके क्या करने लग जाते हैं कि सिक्योरिटी का कोर्स के पीछे भाग रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उबर एक्स वगैरह उसके पीछे जा रहे हैं, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। देखें, जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टर स्टैंप लगी हुई है जिसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है जॉब सीकर वीज़ा। अगर हम पीछे 4-5 साल पहले पीछे जाएं तो बड़ी एक हाइप थी पाकिस्तान के अंदर के इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, दुबई जाओ, 2-3 महीने के वीज़े पे, विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब सिक्योर करो, और दैट्स प्रीटी मच ऑफ इट। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ कर रहे थे और वाकई में ये चीज़ काम करती थी। ये 5-6 साल पहले की बात है, अभी तो काफ़ी रश हो गया वहाँ पे। तो वो उसमें क्या होता था, आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिला है, 3 महीने का। लोग 30 दिन के वीज़ा पे भी जाते, लेकिन 30 दिन में कुछ समझ नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। तो 90 डेज़ के वीज़ा पे जाते थे, जाके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो 90 डेज़ में अपनी जॉब सिक्योर करते थे। आप इस वीज़ा को सेम वही वीज़ा समझें कि यार मैं 90 डेज़ या 18 महीने के लिए यहाँ पे आया हूँ जॉब लेने के लिए, ना कि इसे और जॉब्स और उबर वगैरह से पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर उसको कंसिडर करोगे तो यू आर कंटिन्यूसली वेस्टिंग टाइम अगर आप जॉब अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आए हो, आपको जॉब सीख करनी है। मजीद यहाँ पे जो लोग परमानेंट शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छा ये है कि अब देखें, आपके वीज़ा पे लिखा है जॉब सीकर वीज़ा, मतलब गवर्नमेंट आपको कह रही है आके जॉब ढूंढो। तो वो क्यों कह रही है? अगर किसी ने सोचा है कि आपको जॉब ढूंढने का क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे इंजीनियर्स की शॉर्टेज है। ठीक है, इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, आप जॉब ढूंढ लोगे, गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी उठा लेगी। ठीक है, ये इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट आपकी जिम्मेदारी, मतलब आपके पास अगर अच्छी जॉब है, आप उनकी जो डेफिशिएंसी है इंजीनियरिंग की वो कवर कर रहे हो, उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है आपकी जॉब से, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक यू परमानेंट सम वे, वो आपको आगे जाके परमानेंट कर देंगे। ठीक है, तो मकसद मेन सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आपने जॉब ढूंढनी है, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पे आए हो, ना कि और जॉब्स वगैरह से पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो आओ और जॉब करो और फिर प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करो। तो दिस इज प्रीटी मच, आपने काफ़ी डिटेल बताया कि जो नया बंदा आता है उसको अपनी अप्रोच किस तरह रखनी चाहिए। एक छोटा सा क्विक सवाल करूंगा आपसे एंड देन डेफिनेटली विल मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपसे पूछेंगे कि आपका जो प्रोसेस था वो किस तरह था, अप्लाई किया एंड देन फॉलोअप कैसा हुआ, फिर इंटरव्यूज़ थे, अगर थे तो कितने इंटरव्यूज़ थे, कितनी दफ़ा आपने इंटरव्यू दिया, एंड देन आपको भी जॉब स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। डेफिनेटली बहुत सारी जॉब ऑस्ट्रेलिया में होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और आप डाटा शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पॉलिसी।
बट अगर आप थोड़ा बहुत इंसाइट देना चाहें कि मैं जॉब कहाँ कर रहा हूँ और मेरी डिजिग्नेशन क्या है, सो दिस विल गिव एन आइडिया टू द पब्लिक कि देखें ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी जॉब है जो आपका एक कॉन्फिडेंशियल है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ लोकल ऑस्ट्रेलियंस को प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपर्टीज है, लाइक यू हैव मेंशन, तो वो आपको भी हायर कर लेंगे। छोटा सवाल ये है कि आप दिन में कितना टाइम देते थे एक मतलब प्रोफेशनल जॉब्स अप्लाई करने के लिए? तो इसमें ऐसा था कि जो मैं जॉब मुझे मिल गई थी यहाँ पे आगे, तो मैं सिर्फ वही कर रहा था और मैं कोई और नहीं कर रहा था। और उसमें शिफ्ट्स का डिफरेंट टाइम्स होते हैं। कभी आपको 8 आवर्स, स्टार्टिंग में इवन कि मुझे 10-11 घंटे की भी शिफ्ट्स मिल रही थी। तो स्टार्टिंग में 10-11 घंटे शिफ्ट मिली, बाकी का जितना टाइम है सोने के अलावा 5-6 घंटे सोते हो, उसके अलावा बाकी का टाइम सारा उसमें जा रहा है। ठीक है, फिर उसमें इवेंचुअली ये हुआ कि आफ्टर जनवरी वो थोड़ा सा क्वाइट हो गया, जिसमें मुझे मे बी आई थिंक 5-6 घंटे मिलते थे दिन में शिफ्ट। और 5-6 घंटे के बाद बाकी सारा का सारा दिन, मतलब कि अगर आप देखो 6 घंटे उसके 6 घंटे उसके सोने खाने वगैरह की आप अगर निकाल दो 16 घंटे, तो तकरीबन 8 to 9 आवर्स में अप्लाई कर रहा था। ठीक है, आज से 8 to 9 आवर्स अप्लाई कर रहा था। तो ऐसा है कि जब आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज़, एक टर्मिनोलॉजी कह लो कि होती है कि गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, तो जो भी जॉब आपको नज़र आ रही है, जो भी जेडी आई है, उसको आपने अपना बेस्ट शॉट देना है। ये समझ के नहीं देना कि ठीक है मैं अप्लाई कर देता हूँ, होगी नहीं तो ना सही, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। जो भी जॉब है, बेशक एक है चाहे 1000 है, आपने अपना बेस्ट शॉट देना है। डेफिनेटली उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो अपना बेस्ट शॉट दें। तो उसमें होगा ये कि मैंने काफ़ी सारी जॉब अप्लाई की। ठीक है, उसमें फिर कुछ के इंटरव्यूज़ आते हैं, किसी में कॉल होती है, आपको कॉल आ जाती है या इंटरव्यू आ जाता है। अच्छा, फिर इसमें एक और कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे काम करती हैं। आपको पुश करना होता है इंटरव्यूअर को या एचआर को, जो भी इंडक्शन कर रहा है या अगर रिक्रूटमेंट कंपनी है उसको आपको पुश करना होता है। ये मेरे फ्रेंड का इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने थोड़ी सी ये चीज़ें कम की हैं। लेकिन यहाँ पे ये फिक्स रूल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे जितने भी लोगों को कॉन्टैक्ट किया उन्होंने मुझे यही बताया। फिर एक और बात मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आगे हो, आपको जितने भी लोग बताए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, आपके कोई फ्रेंड के फ्रेंड भी कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट लो, उसको कॉल मिलाओ, उससे पूछो कि यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है। उससे पूछें कि आपका कोई फ्रेंड है या आप यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग फर्म में काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई वैकेंसी है। तो जितने ज़्यादा आप ये चीज़ें कर सकते हैं उतनी करें। अब मेरा एक फ्रेंड था जो कि मैंने तकरीबन 5 और कोई 8 साल पहले, नॉट इवन फ्रेंड, 8 साल पहले मैंने एक कोर्स किया था छोटा सा पाकिस्तान में 2-3 महीने का, और उस कोर्स के अंदर वो भी पार्टिसिपेंट था। ठीक है, तो 8 साल पहले की बात है। अब वो पार्टिसिपेंट था, वो मेरे साथ फेसबुक पे ऐड था उस टाइम का। ठीक है, और वी हैव नेवर टॉक्ड फॉर 8 years। और अभी 8 साल बाद आके मैंने जब फेसबुक पे सर्च किया ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे पता चला वो भी यहाँ पे है। तो मैंने उसको फिर कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया, उसको कॉल्स, और मैंने उसका नंबर निकाला समहाउ और उसको मैंने कॉन्टैक्ट। तो आप लोग ये सोचते हैं कि अगर 8 साल मैंने बात नहीं किया, मैं उसको कहूँगा कि 8 साल बाद कि मुझे जॉब चाहिए या मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो ये वियर्ड लगेगा, एम्बैरसिंग। तो ये एम्बैरसिंग नहीं है, आपको ये चीज़ें करनी है। तो मैंने उसको कॉल की, उसने बताया कि उसका फ्रेंड का फ्रेंड एक कंपनी में काम कर रहा है, पर्थ में माइनिंग में काम कर रहा है। तो मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, मुझे उसका कॉन्टैक्ट दे दें। तो ही हैज़ नॉट शेयर द कॉन्टैक्ट। तो मैंने उसको फिर बार बार पुश किया कि भाई प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट दे दें। और ये मैंने सिर्फ एक बंदे से नहीं किया, मैंने मल्टीपल लोगों के साथ ये चीज़ें की हैं। ठीक है, 20s of people, मतलब मुझे थोड़ा सा भी किसी का आइडिया था अगर कि वो उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई कनेक्शन है, तो मैंने उसको पुश किया कि आप मुझे मेरे साथ बात करें। फिर अगर आपका कोई दोस्त है, मुझे उसका कॉन्टैक्ट देते, मैंने गाइडेंस लेनी है। तो फिर मुझे जब उनका कॉन्टैक्ट मिल जाता था तो मैं उनको कॉल करता था, पूछता था विच सर्टिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट हेयर, व्हाट दे आस्क इन एन इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, इंटरव्यू तक जाना कैसे है। ज़्यादातर हर्डल आती है इंटरव्यू तक जाने में, तो वो कैसे जाना है। तो इसमें आप ये देखेंगे, एक तो आप ये चीज़ें करें। दूसरा ये होगा कि जो मुझे पता चला ये सब करने से, वो ये पता चला कि यहाँ पे रिक्रूटर्स जो भी हैं वो उसको प्रेफर करते हैं जो उनको पुश कर रहा है, जो उनको बार बार कॉल्स कर रहा है, ईमेल्स कर रहा है। वहाँ पे अगर आप फिजिकली जा सकते हो, फिजिकली जाने का ये है कि यहाँ पे लाइक गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते, तो आप अगर चले जाते हो अंदर और आप किसी को एम्प्लॉय आपको कोई मिल जाता है, आप उसको बोलो मैंने एचआर से मिलना है, तो आपको बता देंगे कि यहाँ पे ये एचआर का ऑफिस है, आप चले जाओ, आप मिल लो। तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो एचआर को जब आप जाके मिलते हो तो वो आपको बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं और उनको ये अच्छा लगता है कि बंदा चल के हमारे तक आ गया है।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, पुश करना है एचआर को। मेरे साथ ये था कि मैंने 40-50-60 जॉब्स अप्लाई की होंगी, ठीक है। उसमें से 50-60 में से मेरी 2 जॉब्स जो हैं वो मेरी आगे जाके प्रोसीड हो रही थी यूजिंग ऑल दीज मेथड्स। अभी कोई किसी मेथड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मेथडोलॉजी सीखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो जॉब मुझे मिली है वो उसी मेथड से मिली हो, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं। तो अल्टीमेटली इन दी एंड जो है मेरी 2 जॉब्स फाइनलाइज हो रही थी, और मैं ये कन्फ्यूज़ था 1 महीने बाद कि मैं दोनों में से कौन सी जॉब करूँ। तो ये एक शिफ्ट मिला। पहले ये था कि जॉब नहीं है, फिर टेंशन ये थी कि दोनों में से कौन सी जॉब करूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी जॉब्स थी। तो मैंने फिर उसको प्रोसीड किया, तो एंड में जाके एक हो गई वो जॉब, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो एक जो है वो एक सम रीज़न वो जो है एक साइड पे होगी, लेकिन वो दोनों फाइनलाइज हो गई थी। तो दैट्स प्रीटी मच ऑफ इट। मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं, किसी कंपनी में 3-4 इंटरव्यूज होते हैं, किसी में 1 इंटरव्यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊं तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, तो वो आपकी सीवी में जो आप लिख रहे हो उसके बारे में ही आपसे पूछते हैं, और वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये रियल है या आपने फेक क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो आपकी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि ये रियल एक्सपीरियंस है या ये कोई स्टोरी बना के आया है, ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाता है। लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में एचआर मैनेजर्स वगैरह जनरल चीज़ें आपकी देखते हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो जेडी के मुताबिक है या नहीं, और आपके जो वर्क वीज़ा है वो सूटेबल है जेडी के मुताबिक नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं, तो आपने एज यू कैन अप्लाई करनी है। अच्छा, फिर इसमें मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो लोगों का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, लाइक 6 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, और वो ये सोच रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे, हम कोई स्टूडेंट की तरफ चले जाते हैं, लाइक मैरिज वगैरह करके वो थोड़ा सा वो डिफरेंट टाइप्स हैं वीज़ाज़ की, वो अवेल कर लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। अगर आपका 1 महीना भी रह गया है, मैं आई विल सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल जॉब ढूंढो। आपके वीज़ा पे लिखा है, आपके पासपोर्ट पे लिखा है जॉब सीकर वीज़ा, तो अगर आप जॉब सीख कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया है और आपको मिल जाएगा, अगर आप जिस मकसद के लिए आए हो आप अगर उसी को फॉलो करते हो। वो अबाउट माई जॉब, जो मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए और कैसे कौन सी कंपनियां क्या है, तो एक्चुअली वी हैव अ सोशल मीडिया पॉलिसी विच इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन शेयर द होल प्रोसेस ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट विच आई मेड विद देम। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए दैट आर सिमिलर इन एवरी जॉब। आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हो, सेम यही प्रोसीजर्स ही फॉलो करने पड़ते हैं आपको। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, क्योंकि जब मैंने भी जॉब्स अप्लाई की थी तो जो नॉर्मल ट्रेंड होता है, लाइक यू हैव टू पुश द रिक्रूटर या यू हैव टू पुश द एम्प्लॉयर कि मेरा इंटरव्यू करो। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं। लाइक एक इंटरव्यू तो वो होता है जिसमें सिर्फ वो आपको स्टार्टर रिक्रूटर होता है, या जो आपका लोएस्ट लेवल, जिस फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए इंजीनियर जा रहा हूँ तो मेरा जो इंटरव्यू लेगा वो एक इंजीनियर लेवल का बंदा लेगा। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि वेदर जो स्किल्स उस बंदे ने लिखे हैं वो उसके पास हैं भी या नहीं। एंड देन आफ्टर वर्ड डेफिनेटली जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें हायर मैनेजमेंट बैठती है। एंड देन डेफिनेटली जो फाइनल इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपका एक तकरीबन प्रॉपर बॉडी होती है जिसमें पीपल एंड कल्चर के लोग होते हैं, एचआर के लोग होते हैं, फाइनेंस के भी लोग डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी जो सैलरी पैकेजेस की बात होती है वो नेगोशिएशन होती हैं। तो डेफिनेटली सीरीज ऑफ इंटरव्यूज होता है दैट यू हैव टू पास, आपको करना होता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जाके जो है वो आप सेलेक्ट होते हैं। इट्स नॉट लाइक ईजी। आप बातों से तो सुनने में लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के जॉब ढूंढना बड़ा आसान है, बट ये अरसलान ने जॉब अगर ली है तो मुझे पता है इसके पीछे कितनी हार्ड वर्क है या कितनी एफर्ट है। आप जिस दोस्त का ये जिक्र कर रहे हैं बार बार, उसकी भी जो है वो पर्सनल जॉब हो चुकी है। अब इन दोनों को मैं जानता हूँ, और स्पेशली इसके दोस्त को तो मैं इस तरह जानता हूँ क्योंकि मेरी अपनी कंपनी में एक जॉब आई थी एंड ही इज पुशिंग मी फॉर दैट। तो मुझे पता लगा कि उसका जो फॉलो प्रोसीजर है या फॉलोअप जो वो करता है वो कितना अच्छे से करता है। इट्स लाइक आपको बार बार जाके दरवाजा खड़काना है। जब आप बार बार जाके दरवाजा नॉक करते हैं तो अल्टीमेटली आपको जवाब आता है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने आप को जो है वो फोकस रखना है, एंड देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ कीप मूविंग। अच्छा, इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी के हवाले से पहले एक और मैंने चीज़ आपको बताई कि यहाँ पे लोग आते हैं तो वो ड्राइविंग लाइसेंस और सिक्योरिटी, और अगर मैं मजीद बताऊँ तो लोग पीआर के पीछे परस्यू करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप यहाँ पे आप पीआर लेने के लिए नहीं आए हो, आप आए हो डेफिनेटली, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि यहाँ पे आके कोई थ्रू पीटी के नंबर जोड़ लिए, नाटी जोड़ लिया साथ, और कुछ प्रोफेशनल ईयर ये वो करके पीआर, ऐसा नहीं करना है। ये कोर्स, ये सिलेबस बेसिकली नहीं है, ठीक है।
तो मैंने जैसे बताया, आप जॉब करो, उसके बाद अल्टीमेटली सब चीज़ें खुद ही सीधी हो जाती हैं। आपको आगे लोग या पीटी की तैयारी में लग गए, सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने में लग गए, ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में पड़ गए, नाटी की तैयारी करने लग गए, प्रोफेशनल ईयर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, फिर सीवी के बारे में मैं बात करूँ तो सीवी जो है उसको सिंपल बनाएं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ATS। तो सीक पे कुछ लोग अप्लाई करते हैं, उसमें रिप्लाई आता है अनफॉर्चुनेटली ETC। वो सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिप्लाई है, आपकी CV ATS के थ्रू नहीं जा रही, दैट्स वाई यू आर गेटिंग दैट रिप्लाई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो ATS के थ्रू करने के लिए क्या होता है कि पहले तो आप अपनी CV का स्ट्रक्चर सिंपल बनाओ। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे CV मेकर्स वेबसाइट्स हैं, जिसमें अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो joby.pk और rosie.pk वहाँ पे वेबसाइट थी, जहाँ पे अगर आप अपनी डिटेल्स देते हो तो वो आपको खुद ही 4-5-6 डिज़ाइन बना के दे देते हैं CV के। अगर आप उस डिज़ाइन के थ्रू CV बनाते हो ना, वो ATS में रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको उसमें CV नहीं बनानी है, आप वर्ड पे CV बनाओ, वर्ड पे सिंपल फॉर्मेट यूज़ करो, उसमें CV बनाओ, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। कोई कलरफुल CV नहीं चाहिए, कोई लोगो शोगो इस तरह के कोई मार्क्स, हेडर फुटर्स बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होने चाहिए, सिंपल CV होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है, मतलब आपकी एजुकेशन है, वो ऊपर आ जाएगी। आपका पहले ऊपर नेम आ गया, फिर आपकी आ गई प्रोफेशनल समरी, जो कि पाकिस्तान में इरेडिकेट हो चुकी है। पाकिस्तान में प्रोफेशनल समरी हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको करनी है। तो प्रोफेशनल समरी के ऊपर एक पैराग्राफ आ गया। फिर आपका नीचे एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है। एजुकेशन में आपने मैट्रिक FSC नहीं डालना है, उसमें आप डायरेक्टली सिर्फ यूनिवर्सिटी डालो। डेफिनेटली अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो आपने FSC मैट्रिक किया ही होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी आ गई, आफ्टर यूनिवर्सिटी आपका एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। अच्छा, टॉप मोस्ट पे आपका, यानी कि आप टॉप मोस्ट पे अपना एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल समरी और एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हो। आपका एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस में फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी कंपनीज ऐड करो जिसमें आपने काम किया है। अगर आपने एक में काम किया है दैट्स फाइन टू। अच्छा, एक्सपीरियंस की फॉर्म में फिर आगे जाके जो आप बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, उसमें बुलेट पॉइंट्स में एक तो चीज़ इस तरह से करें कि उसको जो फर्स्ट वर्ड है वो इस तरह से यूज़ करें, सुपरवाइज्ड, मैनेज्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट करें। और हर बुलेट पॉइंट को आपने क्वान्टिफाइएबल बनाना है। क्वान्टिफाइएबल यानी कि मैंने एक कंपनी में इन्वर्टर्स इंस्टॉल किए, जिससे कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो आई हैव इम्प्रूव दैट बाय 50%। मैंने एक सुपरवाइज्ड टीम लीड की, टेक्नीशियंस की, कितने 5 टेक्नीशियंस की टीम जो है वो लीड की, ठीक है। इस तरह क्वांटिटीज़ आपने ऐड करनी है। तो ये हो गया, एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल सर्टिफिकेशन। अच्छा, अब इसमें पूरी चीज़ में देखिए कोई भी इरेलीवेंट चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ऐसा किया जो इरेलीवेंट टू द JD है वो नहीं डालना। सर्टिफिकेशन आ गई। सर्टिफिकेशन के बाद फिर आपके प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, फाइनली प्रोजेक्ट्स या कोई और प्रोजेक्ट्स अगर आपने पर्सनली तौर पे किए हैं जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें बेसिक प्रोजेक्ट्स नहीं डालने। जब हम यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, 10-12 प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट द सेमेस्टर। तो सारे प्रोजेक्ट्स नहीं डालने आपने। जो ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं और रिलेटेड टू द JD हैं स्पेशली, वो आपने डालने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स आ जाएंगे, फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स आ जाएंगे, जिसमें आप बेसिक स्किल्स ना डालें, जैसे पंक्चुअलिटी एक बेसिक कॉमन सेंस है, वो तो नहीं एक स्किल आप CV में डालना चाहिए। तो आप उसमें लाइक क्रिटिकल एनालिसिस डालो। इन दी एंड इंटरेस्ट आ जाएंगे, और फिर एंड पे रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड अपॉन डिमांड। या अगर आपका उस कंपनी में कोई जानने वाला है, आप उसको अप्रोच करो, बात करो, आप उसको नीचे ऐड करो। अच्छा, फिर रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा सा मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई यूनिवर्सिटी फेलो, अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे एक चीज़ होती है कि आप लिंक्डइन आपको बता देता है कि आपके स्कूल मींस मैं UAT से ग्रेजुएट हूँ, तो लिंक्डइन में जब किसी जॉब में किसी कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आ रहा होता है कि आपके स्कूल के, मतलब UAT के इतने लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनमें से देखें कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपके जानने वाला है, आप उसके साथ बात करें, कोशिश करें। लिंक्डइन प्रीमियम आपको लेना चाहिए, जिसमें फर्स्ट मंथ फ्री है ट्रायल, और आगे जाके वो पेड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो और जो भी कर रहे हो तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, वो आप ले लें। उसमें 5 कनेक्ट्स आपको फ्री मिल जाते हैं। मतलब आपका कनेक्ट नहीं भी है एक बंदे के साथ और उसने लॉक की हुई है प्रोफाइल, फिर भी आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज, बैचमेट्स, सीनियर्स को मैसेज करें और उनसे बात करें, उनको आप रिमाइंड करवाएं कि आप उनके जूनियर थे और ये आपका कनेक्शन था।
तो आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको बताएं कि ये जेडी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है और मुझे ये चीज़ें आती हैं एंड आई डिजर्व दैट जॉब, आई एम ऑन मेरिट, आई डिजर्व दैट जॉब, तो आप प्लीज़ मुझे रेफर करें। ठीक है, तो दे आर रेडी टू रेफर, आपको कन्विंस करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह आप रेफरेंसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें सीवी के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा और इसमें एलैबोरेट करूँ, जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन आती है एक कोई भी कंपनी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक लोग चीज़ें लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल FMCG फूड में कंपनी में जॉब आई है, तो दे वांट के फूड कंपनी के ही एक्सपीरियंस वाला बंदा उनको मिले। ठीक है, या फिर एटलीस्ट वो बंदा मिले जिसने सिमिलर एनवायरनमेंट में काम किया हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो जेडी के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल इंजीनियर है, उसमें PLC, SCADA, DCS आ गया, प्रोग्रामिंग आ गई, फिर माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम से रिलेवेंट है तो उसमें प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन, PCB डिज़ाइन, ये सब इस तरह के आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई साइट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब है तो उसमें मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट और फिर टीम मैनेजमेंट और साइट इंस्टॉलेशंस, डिप्लॉयमेंट्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं जेडी से और उनको आपने अब अपने एक्सपीरियंस अपने CV के अंदर फिट करना है। ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस के अंदर, आप कुछ को प्रोफेशनल समरी में ऐड करोगे, कुछ को आप ऐड करोगे एक्सपीरियंसेस में, कुछ आप अपने प्रोजेक्ट में डाल दो। ठीक है, कुछ आप अपनी सर्टिफिकेशन में ऐड कर दें। तो वो क्यों ज़रूरी होते हैं? वो ज़रूरी होती हैं CV को ATS के थ्रू करने के लिए, ATS में से पास करवाने के लिए। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे ATS में से CV पास हो जाएगी, एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाएगी, फिर वो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए। ठीक है, और कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर जो भी जेडी आती है आपने क्या करना है, उसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। कुछ मेरी लोगों से ऐसी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि हमने जेडी को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया अपने एक्सपीरियंस के अंदर। तो ऐसा नहीं करें, डेफिनेटली एक कॉमन सेंस है, जो लोग देखते हैं CV देखते हैं तो वो कहेंगे कि ये क्या ऐसे जेडी को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना आपने, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है आपने उसी को रखना है, मेंशन करना है, लेकिन आपने सिर्फ कीवर्ड उसमें ऐड करने हैं। क्योंकि फॉर इंजीनियर्स सारी इंडस्ट्री सेम ही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं फूड कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मैं अगर एक टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा हूँ, या फिर मैं एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो हर जगह पे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स हैं, रिलेज हैं, टाइमर हैं, PLCs हैं, तो ये चीज़ें सेम होती हैं। कंट्रोल पैनल्स हर जगह सेम होते हैं। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस अगर एक इंडस्ट्री में है तो आप सारी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। सिर्फ आपने अगले बंदे को क्या बताना है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप सिर्फ उसके कीवर्ड्स को ऑप्ट करो तो आप उसके तक पहुंच जाओगे। अच्छा, फिर आपने जो आपकी एक्सपीरियंस है, पार्टिकुलरली एक्सपीरियंस, उसको आपने ये अप्रोच यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आप उसमें 3 चीज़ें माइंड में रखते हुए अपना एक्सपीरियंस बनाओगे। पहली चीज़ इसमें ये आप लिखोगे, ये आप नोशन दोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। मतलब आपका जो एक्सपीरियंस के बुलेट पॉइंट्स हैं, ये पढ़ के एम्प्लॉय को पता चल जाना चाहिए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जॉब में क्या थी, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक्सपीरियंस क्या है, किन चीज़ों में है। ठीक है, वो उसको पढ़ के पता चल जाना चाहिए। तीसरा, आपने उसको इस तरह बनाना है कि वो उसको लगे कि ये जेडी के रेलिवेंट है। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ें आप माइंड में रखते हुए हमेशा एक्सपीरियंस बनाएं। और आपका जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी ऊपर से नीचे तक क्रोनोलॉजी है, उसमें कॉमन सेंस ज़रूर होनी चाहिए, कॉमन सेंस बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग CVs पढ़ते हैं और बड़े डिटेल में वाकई में पढ़ते हैं। तो आप कॉमन सेंस भी ज़रूर बननी चाहिए। और कोर्सेज के हवाले से अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई यहाँ पे आ गया है, आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन कुछ कर सकते हो, या फिर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिल जाती हैं जिसमें फ्यूचर लर्न एक वेबसाइट है जो आपको पूरा सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। वहाँ से कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं और पेड कोर्सेज भी हैं, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि ये मतलब ऑटोमेशन इंजीनियर की जॉब्स आ रही हैं, कोई 20-30 जॉब्स आई हैं, हर जॉब में उन्होंने ये वाला फलाना सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, तो आप कोशिश करो आप उसकी तरफ जाओ। तो देखिए, जॉब लेना, अप्लाई करना, लेना सारा हर एक की जर्नी डिफरेंट है। हो सकता है मुझे 1 महीने में मिल गई, किसी और को 2 महीने में मिली हो, किसी को 6 महीने में मिल रही है। तो ये एक जर्नी है। ठीक है, हर एक का डिफरेंट जर्नी हो सकती है, सबकी जर्नी जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन आपने फॉलो करते रहना है जर्नी को, जर्नी में रहना है, जर्नी में से निकलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 200 जॉब्स अप्लाई की। मेरा एक दोस्त है जिसने 60 के 70 जॉब्स अप्लाई की और उसमें से 30-40 इंटरव्यूज दिए थे, और वो 30-40 इंटरव्यूज देने के बाद उसकी जॉब नहीं हुई है। टू बी ऑनेस्ट, लिटरली उसकी जॉब नहीं हुई थी। ठीक है, और 41th इंटरव्यू पे जाके उसकी जॉब हो गई है। तो ये हर एक की जरूरी नहीं कि मैंने अगर मेरी 2 इंटरव्यू में जॉब होगी तो हर एक की हो जाएगी। हर एक की जर्नी डिफरेंट है। बस ये कि कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट। अभी वो उसको वो जॉब मिली, उसके बाद उसका 491 सीधा हो गया,
तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जॉब लेके आए, फिर हमारे सर्कल में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो 1 महीने में आगे जॉब मिल गई, किसी को 6 महीने में मिल गई, किसी को 4 महीने में मिल गई, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जॉब्स नहीं कर रहे। तो अगर पाकिस्तानियों को जॉब मिल रही है, आप पाकिस्तानी हो, आप इंजीनियरिंग करके आए हो, तो आपने जॉब लेनी है। अच्छा, फिर एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में बात की कि पाकिस्तान में आप निकले हो, आप देख रहे हो कि और जॉब में सैलरी ज़्यादा है, टेक्निकल में कम है, तो मैंने आपको बताया कि आपने टेक्निकल करनी है, पैसे के पीछे नहीं जाना। सेम चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। अगर आपने डिग्री 2020 में, 18, 19 में, 20 में की थी, आपका 3 साल का गैप है और उन 3 साल में आपने टेक्निकल जॉब नहीं की है, ठीक है, और आप यहाँ आ गए हो, तो अब आप वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। आप ये ना देखो कि मैं 3 साल का मेरा गैप है, आपने उसको, आप कहते हो कि मैं बहुत देर होगी ग्रेजुएट हुए, तो अभी मुझे बहुत हाईली पेड जॉब मिलनी चाहिए वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले जॉब नहीं की। हाँ, मिल जाए, बाय लक मिल जाए तो वो एक बात है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं डाल रहे हो सीवी में, तो आपको नहीं अच्छी जॉब मिलने वाली। तो आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप पाकिस्तान में कर रहे होगे। मिसाल के तौर पर मैंने अगर 2018 में ग्रेजुएट हुआ और मैंने 5 साल टेक्निकल जॉब नहीं की होती, तो आज मैं क्या कर रहा था, आज मैं कोई इंटर्नशिप के पीछे होता, या मुझे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री आज कोई जॉब दे रही होती कि आप आ जाओ, आपको 20-25 हज़ार सैलरी देंगे, मुझे यही करना पड़ता है ना पाकिस्तान में। तो सेम आपको यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आओ, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंटर्नशिप के पीछे देखो, एक चीज़ होती है अप्रेंटिसशिप, आप उसके पीछे देखो, ग्रेजुएट इंजीनियर में, जिसमें वो रिसेंट इंजीनियर वैसे तो लेते हैं, लेकिन अगर आप गो थ्रू हो जाते हो तो वो आपकी किस्मत है। तो आप इस तरह से किसी ना किसी तरह से इंडस्ट्री में एंटर हो जाए, ठीक है, इंडस्ट्री में एंटर हो जाए। ये नहीं देखें कि सैलरी क्या है क्या नहीं है। जो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें अर्निंग करके आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप, बजाय आप यहाँ पे आके देखो कि मैंने एसेट्स बनाने हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, मैंने एसेट्स बनाने हैं, तो एसेट्स नहीं बनाने हैं आपने जॉब लेनी है पहले। तो आपने जॉब लेनी है, आप सिर्फ इतना अर्न करें जिससे आपके एक्सपेंस मैनेज हो जाए, ठीक है, और कोई अगर सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो उसकी फ़ी पे हो जाए, सिर्फ ये करें। बाकी आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें किसी इंडस्ट्री में, अगर आपको थोड़ी पे या मे बी $25 पर आवर भी आपको पे कर रहे हैं, और वो कहते हैं भैया जो बेसिक पे है, और वो कहते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको ये चीज़ें सिखा रहे हैं, गो थ्रू इट, आप चले जाओ, ठीक है। फिर एक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे आए हैं जो कि जिन्होंने यहाँ पे जॉब की, सिडनी, मेलबर्न वगैरह में, कैनबरा में जॉब की फॉर 1 ईयर, और उनका अगर वीज़ा नहीं सॉर्ट हो रहा था तो उनको कहीं रीजनल में अप्लाई किया, रीजनल में उनको मेलबर्न के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर पर्थ में जॉब मिल गई, वो वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे जाके उनका जो 491 है वो सॉर्ट हो गया। तो अगर आप प्रोफेशनल जॉब कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे अल्टीमेटली। तो आई थिंक सो अरसलान, दिस इज प्रीटी मच फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जो आपने चीज़ें शेयर की, आपने बताया। डेफिनेटली इफ आई जस्ट वांट टू कंक्लूड, अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग होगा, डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम टू ऐड दैट। इसमें आपने बात की सीवी के ऊपर, जिसमें आपने बहुत इन डिटेल बताया कि सीवी किस तरह बनानी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, किन सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ सीवी टू मेक श्योर कि जो आपकी सीवी है वो एम्प्लॉयर तक पहुंच रही है। एंड देन डेफिनेटली हमने कवर लेटर के बारे में बात की। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात थी कि हम जॉब अप्लाई करके क्या हम फॉलो अप कर रहे हैं, क्या हम एम्प्लॉयर को तंग कर रहे हैं, क्या हम रिक्रूटर को तंग कर रहे हैं, क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो हमारा जो इंटरव्यू है वो स्केड्यूल करवा दें। उसके बाद आपने डेफिनेटली फोकस किया नेटवर्किंग के ऊपर, जो मैं भी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर फोकस करता हूँ कि आप जब यहाँ पे आ गए तो मेक श्योर करना है कि आपने कनेक्शंस बनाने हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा आपके कहाँ पे काम आ जाए, एंड देन डेफिनेटली यू फोकस ऑन दी सर्टिफिकेशंस, कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी डोमेन के हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को अपस्किल करते जाएं, आप सर्टिफिकेशन वगैरह लेते रहें। एंड देन जो बात हुई वो ही ट्राई अगेन की, हिम्मत नहीं हारनी, यू हैव टू बी इन द जर्नी, आपको एफर्ट्स करते रहना है, क्योंकि मेरी जर्नी आपकी जर्नी सेम नहीं है। आपने डेफिनेटली अपना हार्डवर्क करना है, आपने अपना रोल प्ले करना है, और मैंने अपना रोल प्ले करना है। इट्स लाइक कि जो बंदा हिम्मत नहीं हारता वो अल्टीमेटली जो है वो कंक्लूजन तक पहुंच जाता है और वो अपना गोल जो है वो अचीव कर लेता है। और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि थ्रू आउट द पॉडकास्ट या थ्रू आउट द डिस्कशन जो आपने किया, आपने जो फोकस किया है वो ये किया है कि गो फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज। आप पैसे पे फोकस मत करें, आप अपने आप को अपस्किल करें। शुरू में आपने पैसे की फिक्र नहीं करनी। बिल्कुल सही बात है कि लोग यहाँ पे भी आते हैं, इवन जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान में भी अगर मैं बात करूँ, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा जो है आपको अगर इनिशियली मिल भी रहा है तो वो आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकता। इवन मैंने भी लोगों को यही बार बार बताया कि अगर प्रोफेशनल जॉब में कम पैसे हैं, गो फॉर इट, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो प्रोफेशनल जॉब्स के जो जम्प्स हैं वो ऐसे होते हैं कि आपने जितनी मर्जी और जॉब्स की हो ना,
वो एक जंप आपको इतने पैसे दे जाता है कि आप कहते हो कि काश मैं ये काम पहले कर लेता। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू ऐड। एक लास्ट में एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, प्रोफेशनल और जॉब्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो लोग नहीं आए हैं या जो आ गए हैं उनका अभी जॉब नहीं हुई है, तो और जॉब में एक चीज़ यहाँ पे कल्चर जो है वो ये है कि अगर आपकी 8 आवर्स की जॉब है तो वो 8 आवर्स के 8 आवर्स आपको काम करवाते हैं, ठीक है। आपकी जो भी जेडी है उसके मुताबिक आपने 8 के 8 घंटे काम करना होता है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्रोफेशनल जॉब में जाओ तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा आसान होती हैं आपके लिए। आप वहाँ पर टेक्निकल काम कर रहे हो जो आपको पसंद भी आ रहा होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं होती जितनी और जॉब्स में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेयर हाउस में यहाँ पे जॉब कर रहे हो जिसमें अगर आपका लोडिंग अनलोडिंग का काम है, तो उसमें पाकिस्तान ये होता है कि अगर एक बंदे से लोडिंग अनलोडिंग उन्होंने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए करवाई, तो पाकिस्तान में कहते हैं यार ठीक है अब तू रेस्ट कर, अभी वो दूसरा बंदा आता है उसको लगा देते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे अनलोडिंग या कार वॉश में काम कर रहे हो और आपका 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे के 8 घंटे वो आपसे कार वॉश करवाएंगे। बेशक आप थक रहे हो, आप गिर रहे हो, बीमार हो, जैसे भी हो, ठीक है, तो आपसे करवाएंगे। तो अगर आप अपना अब आपको बैठना है, अब आपको सोचना है कि आपने क्या करना है। फिर एक और चीज़ है पोर्टफोलियो। तो जब आप प्रोफेशनल जॉब करते हो आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा है। जैसे मेरा 5.5 ईयर्स एक्सपीरियंस है और अभी मुझे ये जॉब मिल गई है, तो मेरा एक ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू मेरा एक दोस्त है जिसने पाकिस्तान में प्रोफेशनल जॉब नहीं की थी और अब वो यहाँ पे आके जॉब अप्लाई कर रहा है, वो डेफिनेटली उसको मिल जाएगी, लेकिन वो जो जॉब होगी वो उसका फर्स्ट जॉब होगी लिंक्डइन प्रोफाइल में या उसके पोर्टफोलियो में, और वहाँ से उसकी अभी जर्नी स्टार्ट होगी। तो वो 5 साल जो है वो गए क्योंकि वो उसने प्रोफेशनल नहीं की, उसने और की थी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके अगर आपको अच्छी जॉब, अब बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें प्रोफेशनल जॉब से भी ज़्यादा आपको पे करते हैं, ठीक है। उसमें आपको अगर आप वो कर रहे हो तो पहली बात है आपको सारा घंटे काम करवाएंगे, पहली बात ही होगी। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपको लीव्स के लिए पे नहीं करते। आप बीमार हो, आपने छुट्टी कर लिया, आपको पे नहीं करेंगे, जो कि प्रोफेशनल जॉब में करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हो आप कमा रहे हो, आप नहीं जा रहे तो आप नहीं कमा रहे। जस्ट लाइक अ मशीन चल रही है तो पैसा बन रहा है, मशीन नहीं चल रही तो नहीं बन रहा, और मशीन कंटिन्यूसली चलनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें देखो अगर 2 साल बाद आप अपने आप को देख रहे होगे, 2 साल बाद अगर आपने 2 साल प्रोफेशनल जॉब की है, बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं, तो वो आप पैसे आपको कहीं पे भी लेके जाने नहीं वाले। 2 साल बाद भी आप सेम हो। और एज कम्पेयर टू अगर इंजीनियर है उसने 2 साल प्रोफेशनल जॉब की है, तो उसका 2 साल का जो पोर्टफोलियो है वो उसको बहुत जगह हेल्प कर सकता है, स्पेशली जब आप इस ऐसे कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अमेरिका, ये टॉप की 3 कंट्रीज है दुनिया की। तो अगर यहाँ पे आपका प्रोफेशनल जॉब का एक्सपीरियंस है तो दुनिया के जो 300-400 ममालिक हैं वो आपको मोर देन वेलकम करते हैं। स्पेशली गल्फ में आप चले जाओ, तो अगर वो नॉर्मल इंजीनियर को 10,000 दिरहम सैलरी दे रहे हैं, वो इधर के इंजीनियर को 20,000 दिरहम सैलरी, डबल सैलरी देते हैं अगर आप यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस और पासपोर्ट लेके वहाँ गल्फ में जा रहे हो। तो ये एक प्रिविलेज कैसे, इस तरह बहुत सारे और प्रिविलेजेस हैं। आपका पोर्टफोलियो आपको बहुत जगह हेल्प आउट करता है। तो डेफिनेटली अगर आप और जॉब के पीछे जा रहे हो, वो पैसा आपको ज़्यादा दे रही है, प्रोफेशनल जॉब कम पैसा दे रही है, तो आप करंटली ये ना देखेंगे मुझे अभी पैसा मिल रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म में सोचें। आप 5 से 10 साल का प्लान देखिए अपना, उसमें अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे, दोनों जॉब्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको कौन सी जॉब करनी है। और दैट्स इट। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स जो मेरे माइंड में चल रही है, जो बतानी चाहिए। इसको देख के फिर आपको डिसाइड करना है, आपको अपना प्लान तैयार करना है कि अभी आपको नेक्स्ट क्या क्या करना है। अगर आप सेम प्लान फॉलो करना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर है, इट्स ऑल अप टू यू। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रोफेशनल जॉब्स करें यहाँ पे। फिर आप थोड़ा सा इसको अगर कैलकुलेट भी करें इंडस्ट्री को, तो यहाँ पे इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं तो बहुत कम, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम है जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। पहले तो ये है, ठीक है, वो मोस्टली ट्रेड कोर्सेज और उसकी तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ के रेजिडेंट इंजीनियर्स हैं, तो रेजिडेंट्स बहुत कम, वो भी बहुत कम लोग हैं जो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में तो मतलब हर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग हो रही है, इतने सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरी एक कंपनी थी, कल को मैंने 3-4 सेक्टर खोल लिए, एक ब्रिस्बेन में ओपन कर लिया, डार्विन में खोल लिया, तो मुझे डेफिनेटली इसको चलाने के लिए इंजीनियर्स भी चाहिए। तो यहाँ पे इंजीनियर्स कम पैदा हो रहे हैं और इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो हो रही है, तो विच मेक्स अ पोजीशन फॉर इंजीनियर्स, जिसकी वजह से ये वीज़ा भी ओपन हुआ है। जो मुजाहिद भाई भी आपको इसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं।
तो आपको देखिए जगह आपके लिए ऑलरेडी है, आपके पास वर्क राइट्स भी हैं, और अगर आप स्टिल आगे और जॉब कर रहे हो तो एक स्टूडेंट आगे भी और जॉब कर रहा है, आप भी और जॉब कर रहे हो, तो फ़र्क क्या आता है इसमें? तो फ़र्क तो कोई नहीं हुआ। तो आप अपनी उस चीज़ में जाएं जो कि दूसरा बंदा अवेल नहीं कर सकता। अब देखो, अगर आप एक प्रोफेशनल जॉब ले लेते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अगर छोटा सा कोई इलेक्ट्रिशियन का काम भी करना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है? तो प्रोफेशनल जॉब अगर आपने लेनी है तो वो एक आम आदमी नहीं ले सकता, यहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं ले सकता, एक वो बंदा जिसने इंजीनियरिंग नहीं की है उसको वो जॉब नहीं मिल सकती, वो आपको मिल सकती है। तो आप इस प्रिविलेज का फ़ायदा उठाओ और इसको गेन करो डेफिनेटली, और बाकी मुजाहिद भाई मजीद इस पर ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू सो मच असलान। आई होप वो सारे लोग जो बहुत ज़्यादा सवाल आपसे कर रहे थे कि कैसे मिली, क्या जर्नी थी, इस वीडियो से उन सबको जो है वो मदद मिली होगी। और इफ़ यू गाइस स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोर देन टू लीव दैट इन कमेंट। डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अरसलान तक पहुंचा दूंगा। अरसलान विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस ऑन हिज कन्वीनियंस, क्योंकि जॉब हो चुकी है और मुझे पता है कि यहाँ पर जो जॉब लाइफ होती है उसके साथ अपनी लाइफ को मैनेज करना इट्स अ बिट टफ इन द बिगनिंग, बट एज वी मूव अलोंग तो आप जो है वो सेट होते रहते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अरसलान टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट एज वेल। थैंक यू।